सर सुनाई नहीं दे रहा है। बोला क्या, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। क्यों कीटो फॉर्म स्टेबल होता है, तो उसका एक लॉजिक दिया है, ये जो कार्बोनिल बॉन्ड होते हैं ये स्ट्रॉन्गर होते हैं। क्योंकि अगर ये मान लो ये बॉन्ड इधर खुल गया, तो ये इस ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा और इस कार्बन पर प्लस आ जाएगा, और ये एक रेजोनेंस स्टेबल्स बन जाएगा। रेजोनेंस स्टेबल्स बताया गया है कि कार्बन पर अगर एक एटम पर प्लस चार्ज है, उसके एडजेसेंट एटम प्लस चार्ज है, तो रेजोनेंस होता है, कंजुगेटेड सिस्टम्स है। दूसरा रीजन है, दूसरा रीजन किया जाता है बॉन्ड एनर्जी। अगर बात करेंगे हम, ये है आपका कीटो फॉर्म और ये है आपका इनॉल फॉर्म। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। सब बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो एक्स है, कुछ कुछ होगा सबका, मान लिया। इसमें कौन सा बॉन्ड है, इसमें एक भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड है, और कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड है। इसमें जो बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट किया वाई, इन जनरल देखा गया है बॉन्ड एनर्जी, ओवरऑल बॉन्ड एनर्जी एक्स इज ग्रेटर देन वाई। इसीलिए तो कौन जाता कि ये सब बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है। वो लॉजिक दिया सर सुनाई नहीं दे रहा है। सर ऑडियो प्रॉब्लम कर रहा है। नहीं सर, नहीं सुनाई दे रहा। अभी भी वही प्रॉब्लम है। तो आप लोग का होली खत्म हो गया, इतना दिन के बाद। होली जा, क्या बस नहीं चल रही थी, इलेक्शन था। फिर कहाँ, नंदीग्राम, तो मिदनापुर। मिदनापुर में कब इलेक्शन था? 27। अच्छा, तो उसके उसके पहले जाने में भी तो प्रॉब्लम हुआ होगा। अच्छा, ये सबको सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ हाँ, यस सर। चलो।
सर सुनाई नहीं दे रहा सर। बोल रहा है सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई दे रहा है, कभी बोलता है सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ सुनाई दे रहा है। यस सर। हम्म। सर नहीं सुनाई दे रहा सर। को ठीक कीजिए, ठीक ना। बोल रहा है पढ़ाता हूँ तो सुनाई दे नहीं रहा है, बैटरी चार्ज है या नहीं। आप सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। आप सुनाई दे रहा है ना? यस सर। ये इसका कीटो फॉर्म और ये इसका इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, ये इसी तरह से इनॉल फॉर्म बन जाएगा। ये इनॉल फॉर्म हुआ इसका। इसमें जो कीटो फॉर्म होते हैं ऑलमोस्ट 100%, क्योंकि अब मैं बता चुका हूं कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। कीटो फॉर्म ऑलमोस्ट 100% होते हैं और इनॉल ऑलमोस्ट 0% होता है। ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा है, आपको याद नहीं रखना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल्स होंगे इनॉल फॉर्म से, बट कुछ एक्सेप्शंस भी है। जैसे अगर मैं साइक्लिक की बात करूं, देखो यहाँ पर रिपल्सन हो रहा था,
रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए बॉन्ड को टर्न कर कर ये दोनों अपोजिट साइड चला गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मुड़ गया, एक इधर तो एक उधर। बट वहां पर कोई ऐसा चारा नहीं है। वहां पर कैसे ये नीचे जाएगा? एक तरह से रेस्ट्रिक्शंस है ना यहाँ पर। तो अगर रेस्ट्रिक्शंस है तो इस केस में जो कीटो फॉर्म होते हैं ऑलमोस्ट 0% होते हैं। और इनॉल फॉर्म, इसका जो इनॉल फॉर्म बनाएंगे, ऐसे बनाने का मतलब समझते हो कि कीटो फॉर्म ये वाला फॉर्म ज्यादा इनॉल फॉर्म में होगा और उधर से इधर आने का टेंडेंसी क्या होगा? कम होगा। ये एरो कम दिखाने का मतलब ये है। इनॉल फॉर्म इसका कैसे बनाएंगे? एक को ऐसे ही छोड़ दिए, एक को OH कर दिए और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिए। ये ऑलमोस्ट 100% होता है। तीसरा, ये सिस्टम ज्यादा पूछा करते हैं, 1,3 डाई कार्बोनिल सिस्टम। नेटवर्क का इशू नहीं था, क्या चीज का इशू था पता है? बैटरी का। अब समझ लो बैटरी का कितना इंपॉर्टेंस है। वो भी कैसा बैटरी है, रिचार्जेबल या नॉन रिचार्जेबल? नॉन रिचार्जेबल। रिचार्जेबल अभी कौन सा सिस्टम की तरह काम कर रहा होगा? मीन्स गैल्वेनिक सेल की तरह या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह? अभी इसके अंदर क्या हो रहा है? सेल रिएक्शंस हो रहा है। सेल रिएक्शन से आपको वोल्टेज मिल रहा है, तो मीन्स ये गैल्वेनिक सेल की तरह काम कर रहा है। जब चार्ज होता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। चलो इधर अच्छी कर देता हूँ। है ना, 1 और 3 पोजीशन पर, 1 2 3, 1 3 पोजीशन पर कार्बोनिल ग्रुप। आपको अगर याद हो तो इसको मैं बोला था AMG, OMG नहीं, AMG, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। याद है कभी बताया था कि CH2 ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। दोनों साइड -M ग्रुप रहना चाहिए। और है भी, देखो ये -M ग्रुप और ये भी -M ग्रुप। इसका जो इनॉल फॉर्म बनाएंगे, इसका जो इनॉल फॉर्म होता है, इनॉल फॉर्म इसका ज्यादा स्टेबल होता है। इनॉल फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे? देखो ये OH कर देते हैं और ये CH, C डबल बॉन्ड H, ये इसका इनॉल फॉर्म। अब इसमें ये ध्यान रखना, इनॉल फॉर्म क्यों ज्यादा स्टेबल होता है? इन जनरल कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, बट यहाँ पर इनॉल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है एज कंपेयर टू कीटो। क्योंकि इसका जो पहला रीजन दिया जाता है, ये जो इनॉल फॉर्म दिख रहा है आपको, इसमें कंटिन्यूअस कंजुगेशंस, लार्ज कंजुगेशंस, देखो चार्ज, सिंगल बॉन्ड चार्ज, सिंगल बॉन्ड चार्ज, कंटिन्यूअस कंजुगेशन दिखाई दे रहा है। तो एक पहला रीजन देंगे, लार्ज कंजुगेशंस, कंजुगेशंस इन इनॉल। दूसरा रीजन दिया जाता है अल्फा हाइड्रोजन कितना है बताओ? अभी इसमें तो है नहीं अल्फा हाइड्रोजन। चलो एक रीजन और ध्यान रखिएगा, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कैसे लिखे? स्टेबिलिटी ऑफ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप।
AMG। तीसरा ध्यान रखिएगा, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ AMG बोलने का मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। क्या बता रहे हैं मतलब, जैसे अगर आपको मैकेनिज्म याद हो तो सबसे पहले बेस आता था और इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेकर जाता था और यहां पर माइनस चार्ज क्रिएट होता था, माइनस चार्ज क्रिएट होता था। ये माइनस चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल्स होगा, ये माइनस चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल्स होगा उतना ही इनॉल फॉर्म में जाने का टेंडेंसी होगा, समझ रहे हो। और यही माइनस चार्ज क्या करता था, कंजुगेशन कर कर ऑक्सीजन पर माइनस जाता था और फिर ये वाटर से H+ ले लेता था। यही मैकेनिज्म से बताया गया था और फिर ये फॉर्म बन जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये माइनस चार्ज इधर मूव कर रहा है और ये वाटर से H+ ले रहा है। चाहता तो इधर से भी हो जाता, एक ही बात होता। तो अभी ये लास्ट क्या बोला जा रहा है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। ये क्या है, देखो इसको समझो। ये जो इनॉल फॉर्म हमने बनाया, और देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग बना रहा है, 6 मेंबर रिंग। ये जो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग करके कितना मेंबर का रिंग बना रहा है, 6 मेंबर का रिंग। इससे इनॉल फॉर्म का स्टेबिलिटी और बढ़ जाता है। इनॉल कंटेंट ध्यान रखिएगा, ये ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम पर 81% होता है, 81% होता है। यहाँ पर जो इनॉल परसेंट होता है, इनॉल परसेंट ऑलमोस्ट 76% होता है, 76%। अब ये इनॉल परसेंट कम क्यों हो गया, इस केस में आप बोल रहे हो कि इनॉल 81% है, यहाँ पर 76%। मीन्स इक्विलिब्रियम पर ये 76% होगा और ये कितना 24%, यही होगा ना। अगर ये 81% है तो इक्विलिब्रियम पर ये 20 कितना 19% होगा। तो अब यहाँ पर समझें थोड़ा सा कि ये इक्विलिब्रियम पर 76% क्यों हो गया, 81% से घटकर 76% क्यों हो गया। तो इसके पीछे लॉजिक है, यहाँ पर जो कार्बेनाइन बनेगा उसका स्टेबिलिटी कम गया, क्योंकि ये जो यहाँ पर पहले हाइड्रोजन था और यहाँ पर क्या गया, मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप अपना +I लगाकर क्या करेगा, इस एक्टिव मिथाइलिन यहाँ पर जो एनायन बनेगा उसका स्टेबिलिटी को कम करेगा, समझ रहे हो। इसलिए इक्विलिब्रियम पर परसेंटेज क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पर और एक डाटा दिखाता हूँ। इसका इक्विलिब्रियम परसेंटेज देखेगा तो ओनली 7 to 8% होता है। ऐसा क्यों हो गया, मीन्स अभी इक्विलिब्रियम पर कीटो फॉर्म इज मोर एज कंपेयर टू इनॉल फॉर्म।
वाई? क्योंकि ये जो OET दिख रहा है, ये OET क्या करेगा, एक तरह से देखो, इधर जितना स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप होगा उससे जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा, बताए थे पहले, याद करो। तो अभी ये OT क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इस कार्बोनिल का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का पावर को कम करेगा। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस कर कर कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा, जिससे इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम होगा। समझ रहे हो? तो इसलिए ये जो एक्टिव मिथाइलिन, ये जो एनायन बन रहा था, उसका स्टेबिलिटी कम हो गया, इसलिए इसका इक्विलिब्रियम पर परसेंटेज क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन था तो 81%, यहाँ पर मिथाइल प्लस आई, ये प्लस आई क्या कर रहा है, इस कार्बोनिल का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का पावर को कम कर रहा है। ये OET क्या कर रहा है, ये OET क्या कर रहा है, अपने प्लस एम से इस कार्बोनिल का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ पावर उसका कम कर रहा है, इसलिए इक्विलिब्रियम पर इसका परसेंटेज कम हो गया। मतलब इस केस में कीटो फॉर्म इज मोर एज कंपेयर टू इनॉल फॉर्म। अगर मान लो कि इस तरह हो जाता है, अगर यहाँ पर ये CH3 हटाकर OET लगा दिया तो ऐसा देखेगा ये 0% हो गया। क्यों? क्योंकि इस कार्बोनिल का भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का पावर कम हो गया, जिससे जो एनायन बनेगा उसका स्टेबिलिटी और कम हो जाएगा। तो ये सब कुछ ध्यान रखना है आपको। तो यही है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो ये टॉटोमेरिज्म भी खत्म हो गया आपका। अगर ये 7 to 8% है तो ये कितना परसेंट है, 92%, ऑलमोस्ट 92%। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रिएक्शंस मैकेनिज्म। मैकेनिज्म्स बेसिक क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है और एक होता है रीएजेंट। और फिर फाइनली क्या होता है, प्रोडक्ट। ये कोई भी केमिकल रिएक्शंस में इतना ही काम होता है, एक रहता है सबस्ट्रेट, दूसरा रहता है रीएजेंट, और कोई ना कोई सॉल्वेंट प्रेजेंट रहता है, रिएक्शंस इंटरमीडिएट बनता है और फिर फाइनली प्रोडक्ट बनता है। अब ये रीएजेंट किसको बोलते हैं, जो अटैक करता है, जो सबस्ट्रेट पर अटैक करता है उसको रीएजेंट बोलते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, विच अटैक ऑन सबस्ट्रेट जो सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा उसी को रीएजेंट बोलेंगे। ये ध्यान रखना, रीएजेंट दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, तो दूसरा को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। सबस्ट्रेट किसको बोलेंगे, विच इज बीइंग अटैक्ड,
बाय रिएजेंट, क्या, विच इज बीइंग अटैक्ड बाय रिएजेंट, जो जिस पर रिएजेंट अटैक करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं, और जो अटैक करता है उसको रिएजेंट बोलते हैं। ये किसी सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होता है, पहले रिएक्शंस इंटरमीडिएट बनता है। रिएक्शंस इंटरमीडिएट बोलने का मतलब कार्बोकेटायंस, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल्स। और भी दो रिएजेंट होते हैं, कार्बिन और नाइट्रीन, जिसको हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्वेंट की चर्चा करेंगे, तो लिखो सॉल्वेंट पहले हेडिंग, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बेसिकली दो तरह का होता है। कौन कौन सॉल्वेंट? क्या, पोलर और नॉन पोलर। यहां पर बोलेंगे पोलर प्रोटिक और एक पोलर अप्रोटिक। हाँ बिल्कुल, दो तरह का होता है। एक को बोलेंगे पोलर प्रोटिक और दूसरा को पोलर अप्रोटिक। सॉल्वेंट की चर्चा कर रहे हैं। सॉल्वेंट बेसिकली दो तरह का होता है, एक को बोलेंगे पोलर प्रोटिक पीपी और दूसरा का बोलेंगे पोलर अप्रोटिक पीए। एक पोलर प्रोटिक और दूसरा पोलर अप्रोटिक। पोलर प्रोटिक किसको बोलेंगे? जो कि H+ आयन फर्निश करेगा। तो इसमें लिख लीजिएगा विच गिव्स H+ आयंस या इट गिव्स H+ आयंस। जो H+ आयन देगा उसको पोलर प्रोटिक बोलेंगे और जो H+ आयन नहीं देगा उसको पोलर अप्रोटिक। मीन्स इसमें लिखना है इट गिव्स H+ आयंस और उसमें उधर लिखना है क्या, इट विल नॉट गिव H+ आयंस। फिर उसके बाद लिखना, इसमें लिखिए, इसमें जैसे एग्जांपल इसका वाटर। जैसे वाटर एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल इज एन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि ये H+ आयन देगा, ये भी H+ आयन देगा। और उधर पोलर अप्रोटिक में कुछ एग्जांपल, स्टैंडर्ड एग्जांपल है, जैसे इसको क्या बोलते हैं, डाइमिथाइल ईथर। इसको क्या बोलते हैं, एसीटोन। इसको क्या बोलते हैं, DMSO, क्या, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। फिर याद रखना है
इसको बोलते हैं डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ये दिस वन इज DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। दिस इज DMA, डाइमिथाइल एसिडामाइड। तो ये सब आपको जैसे फुल फॉर्म याद रहना चाहिए, क्योंकि रिएक्शंस के ऊपर ऐसा ही लिखा मिलेगा, DMSO, DMF, DMA। तो ये आपको इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। और ये सब क्या है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, मीन्स जो H+ आयंस नहीं देगा उसको पोलर अप्रोटिक बोलते हैं। GOC2 का क्वेश्चंस बना रहे हैं या नहीं? थोड़ा 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 आते आते ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा आते आते मिस मई भी खत्म हो जाएगा, और वो थोड़ा थोड़ा आते आते एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, और फिर थोड़ा थोड़ा आते आते रिजल्ट भी निकल जाएगा, और फिर थोड़ा थोड़ा आते आते क्या होगा? इसलिए संभलने का मौका है, संभल लो, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। क्योंकि पब्लिक लाइफ ना, ये बहुत कातिल लाइफ होता है, पब्लिक लाइफ। ये संभलने का टाइम है, समझ जाओ, नहीं तो फिर अभी जो लाइफ है ना, फिर वो रंग दिखाएगा, अपना रंग। चलो, तो ये मैं बोला पोलर फ्रूटी क्या होता है, पोलर अप्रोटी क्या होता है, ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रीएजेंट लिखिए आप, रीएजेंट। रीएजेंट बेसिकली दो तरह का होता है, एक न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इसको हम Nu- से डिनोट करेंगे। मीन्स ये क्या करेगा, विच लव्स, फाइल मीन्स होता है लव, किसको, न्यूक्लियस को, विच लव्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब होता है, न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन तो चार्जलेस होता है, बट प्रोटॉन्स इज पॉजिटिवली चार्ज, मीन्स न्यूक्लियस हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज को लव करता हो उसी को हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। लव या कहीं कहीं सीक लिखा रहता है, सीक मीन्स चाहना होता है। चलो दूसरा चीज, अगर ये पॉजिटिव चार्ज को लव करते हैं, मीन्स ये देमसेल्व्स क्या होंगे, निगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल्स होंगे। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, या हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे, या नेक्स्ट लिख लिया निगेटिवली चार्ज होंगे, तभी ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। निगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल स्पीसीज।
अब ये न्यूक्लियोफाइल कौन कौन सा फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, तो लिख लो फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी पहला फैक्टर्स, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज करेगा। जैसे एग्जांपल, अगर हम आपसे पूछें कि ROH और RO माइनस में विच वन इज, किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग पावर, किसका ज्यादा होगा? तो हम ये O माइनस का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो RO माइनस का बोलेंगे। जैसे अगर पूछें आपसे H2O और OH माइनस में किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा? OH माइनस का। और जैसे अगर देखो एग्जांपल, अगर NH3 और NH2 माइनस में किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा? NH2 माइनस का। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ही ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा। दूसरा फैक्टर्स मेनली हम लोग पीरियड में देखा करते हैं, और आपको पता है पीरियड में डोमिनेटिंग फैक्टर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइज? क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर एक्टिव एटम का ज्यादा होगा मीन्स उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा? कम होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग पावर कम होगा। यही तो आपका बेसिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर था। जैसे अगर आपसे पूछें CH2 माइनस आप न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताएं, ये सब में से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? CH2 माइनस। तीसरा फैक्टर्स, मेनली हम ये फैक्टर्स ग्रुप में देखा करते हैं, और ग्रुप में डोमिनेटिंग फैक्टर साइज, यहां पर थोड़ा उल्टा चलता है। अगर साइज ऑफ एक्टिव एटम अगर इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज करेगा। अब थोड़ा सा याद करो, अगर एक्टिव एटम का साइज अगर इंक्रीज होता था तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता था? क्या? एसिडिटी इंक्रीज होता है, बेसिक स्ट्रेंथ कम होता था, बेसिक स्ट्रेंथ। तो अभी यहां पर ऐसा क्यों? यहां पर तो देखो बेसिक स्ट्रेंथ से मैच करता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुआ तो बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होगा और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम होगा। यहां पर आप उल्टा बोल रहे हो कि अगर एटम का साइज बढ़ेगा तो आपका बेसिक स्ट्रेंथ या जो बेसिक स्ट्रेंथ कम होता था बट न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड कब ज्यादा होगा? अगर पोलराइजिंग फजन्स रूल को याद करो, अगर एनायन का साइज जितना बड़ा होता था
उसका पोलराइजेबिलिटी उतना ही ज्यादा होता था। तो एनायन का साइज मेनली क्या हो रहा है, देखो फिक्स है, केटायन आपका कार्बन ही होगा, ये केटायन है और ये एनायन। एनायन जितना बड़ा होगा, एनायन मींस न्यूक्लियोफाइल, एनायन जितना बड़ा होगा उतना ही क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। एनायन का साइज जितना बड़ा होगा पोलराइजेबिलिटी उतना ही ज्यादा होता है और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। इसलिए बोला जाता है कि जितना एक्टिव एटम का साइज बड़ा होगा उतना ही आसानी से ये क्या करेगा, इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, केटायन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। और कोवेलेंट बॉन्ड मींस ओवरलैपिंग होगा। याद करो हजन्स रूल बताया हूं केमिकल बॉन्डिंग में, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर साइज बढ़ता है, साइज किसका, जो भी एनायन होगा उसका साइज बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगा। अगर आपका पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, इसलिए आपका जो ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है ये भी बढ़ता है। जैसे अगर पूछा जाए कि I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस, इसमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका ज्यादा होगा, I माइनस का। साइज बड़ा मीन्स पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा मीन्स ओवरलैपिंग ज्यादा, ओवरलैपिंग ज्यादा मीन्स कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा मीन्स आपका कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तो तीसरा फैक्टर भी समझ में आ गया होगा, थर्ड फैक्टर। चौथा फैक्टर, अगर आपका एक्टिव एटम सेम है तो इस केस में जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वही न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर भी होगा। मीन्स क्या, इफ एक्टिव एटम इज सेम, इस केस में जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा दैट विल बी न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर। और आपको बेसिक स्ट्रेंथ निकालना आता है, जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखो RO माइनस, OH माइनस, PHO माइनस, आप इसमें न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर बताएं, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताएं, किसका होगा, RO माइनस का। बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, RO माइनस का। देखो अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है तो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना आता है। क्या करेंगे, सबको हाइड्रोजन दे दो। अगर हाइड्रोजन दे देंगे तो ये क्या होगा बताओ, सल्फोनिक एसिड। ये क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या होगा, फिनॉल। ये क्या होगा, वाटर। और ये क्या होगा, अल्कोहल होगा। इन जनरल याद करने के लिए बोला हूं, सल्फोनिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फेनॉल, और फिर वाटर, और फिर अल्कोहल। इन जनरल एक एक्सेप्शन है, मिथानल इज स्ट्रॉन्गर देन वाटर, वो एक्सेप्शन है। बट इन जनरल क्या बोलेंगे, वाटर इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यही होता ना। तो अगर ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है तो यही न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर है। नेक्स्ट फैक्टर्स, next factors is
रोल ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या ऑर्डर होगा, और फिर देखेंगे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या ऑर्डर होता है। जैसे देखो ये NaF है, NaF को पानी में डालेंगे हम, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डालेंगे। वाटर इज एन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसमें डालेंगे तो क्या होगा, ये केटाइंस और ये एनाइंस टूट जाएगा और इसको क्या करेगा बताओ, इसको चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, सॉल्वेशन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। वाटर ये Na+ है तो ऑक्सीजन साइड से क्या करेगा, इसको सॉल्वेशन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, इसको इस तरह से। इसको हम लोग बोल सकते हैं, लिख लेना, हाइड्रेटेड। ये क्या है, दिस वन इज हाइड्रेटेड Na+। इसी तरह इसको क्या करेगा, इसको हाइड्रोजन साइड से ही अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, क्यों, हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर्स है, इसलिए फ्लोरीन के नेगेटिव एंड से अट्रैक्शंस मिल रहा है। यहाँ ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर्स है, इसलिए इससे इसके साथ अट्रैक्शंस कर रहा है। इसको क्या बोलेंगे, दिस वन इज हाइड्रेटेड F-। अगर आपका फ्लोरीन हाइड्रेट हो गया तो इसका साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। चारों तरफ से वाटर ने घेर लिया है तो क्या होगा, इसका साइज बड़ा हो गया। यही F- आपका क्या करता, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता। बट इसको क्या किया है, वाटर ने चारों तरफ से सराउंड कर लिया है, बड़ा हो गया है। ये क्या हो गया है, बिगर साइज का हो गया है। अगर ये बिगर साइज का हो गया है तो इसका आयनिक मोबिलिटी क्या होगा बताओ, डिक्रीज हो जाएगा। अगर आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा तो इसका न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने का टेंडेंसी क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये मूव ही नहीं कर पा रहा है। तो मूवी नहीं कर पा रहा, तो ये अटैक कैसे करेगा, समझ रहे हो। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, इसका आयनिक मोबिलिटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज हो गया तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, मूव ही नहीं कर पा रहा है ये। इसी का काउंटर पार्ट है, लेते हैं हम NaI। तो NaI में क्या हो रहा है, देखो NaI ले रहे हैं, इसको भी पानी में हम डाल दिए तो यहां पर भी क्या होगा, सेम I-। यहां पर भी क्या करें, इसको वाटर, क्या I- को उतना ज्यादा वाटर सराउंड करेगा जितना F- को कर रहा था, नहीं कर पाएगा। ये छोटा साइज का, अगर याद करो, जितना छोटा साइज का होगा उतना ज्यादा वाटर सराउंड होता था। जैसे लिथियम Li+ को वाटर बहुत ज्यादा सराउंड करता था, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता था। तो यहाँ पर I- को, हाँ यहाँ पर भी वाटर सराउंड करेगा, जरूर करेगा, बट यहाँ पर ज्यादा नहीं होगा, कुछ तो होगा। दो तीन दिखा दिए।
यहाँ पर इसको भी तो करेगा, इससे तो मतलब भी ऐसे नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की तरह या तो I माइनस या तो F माइनस काम करता। ये क्या है? दिस वन इज हाइड्रेटेड Na+। ये क्या है? हाइड्रेटेड I माइनस। ये हाइड्रेटेड I माइनस का हम लोग बोलेंगे रिलेटिवली स्मॉलर साइज है, क्योंकि इसका हाइड्रेशन ज्यादा नहीं हो रहा है, इसको वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा सराउंड नहीं कर रहा है। अगर ये स्मॉलर साइज का है तो इसका आयनिक मोबिलिटी क्या होगा? रिलेटिवली ज्यादा होगा। अगर आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज कर गया तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। ये अच्छा मूव कर रहा है। तो अभी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आएगा, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा? I माइनस, फिर उसके बाद Br माइनस, फिर Cl माइनस, और सबसे पुअर F माइनस। F माइनस क्यों? क्योंकि इसका हाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है, आयनिक मोबिलिटी कम जाएगा, इसलिए इसका न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने का टेंडेंसी कम हो जाएगा। मतलब जो ऑर्डर थोड़ा देर पहले पढ़े थे वही सेम ऑर्डर आ रहा है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, बट पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में देखोगे ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। कैसे रिवर्स होता है इसको समझो। दूसरा है पोलर अप्रोटिक, पीए सॉल्वेंट में देखें, मीन्स अभी क्या NaF को हम किस में डालें? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में। जैसे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ले लिए, ये क्या है? एसीटोन इज पोलर अप्रोटिक, मीन्स इट इज नॉट गोइंग टू फर्निश H+ आयंस। तो अभी यहां पर देखो, ये एसीटोन आयंस को थोड़ा सा इधर हम लेकर देख रहे हैं। ये जो एसीटोन आयंस है, इसका देखो ये पार्शियल नेगेटिव साइड है और इसका पार्शियल पॉजिटिव साइड है। ये इसका जो पार्शियल नेगेटिव साइड है, ऑक्सीजन साइड है, ये फ्री है। ये फ्री होने से क्या करेगा बताओ? ये फ्री होने से क्या करेगा? ये Na+ को सॉल्वेट करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। बट इसका जो केटाइन साइड है, इसका जो पॉजिटिव इंड्स है, ये क्या है? क्राउडेड है। अगर ये क्राउडेड है, ये जो इंड देख रहे हो ना, क्राउडेड है। अगर ये क्राउडेड है तो F- का सॉल्वेट करने का टेंडेंसी कम हो जाएगा। यहां पर आसानी से हो रहा था, और यहां पर F- को सॉल्वेट करने का टेंडेंसी कम हो जाएगा, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव साइड है दैट वन इज क्राउडेड। ये कैसे वहां पर उसको सॉल्वेट करेगा? यहाँ Na+ को तो आसानी से, ये ऑक्सीजन साइड फ्री है तो सॉल्वेट कर रहा है, आसानी से होगा। बट F- का एनायन का सॉल्वेशन क्या होगा? नहीं के बराबर होगा। अगर नहीं के बराबर होगा तो क्या होगा? F- का आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगा। अगर F- का आयनिक मोबिलिटी ज्यादा हुआ, मींस इसका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने का टेंडेंसी क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ रहे हो ये चीज? तो यही क्या होगा यहाँ पर भी क्या होगा? केटायंस और एनायंस, इसको तो आसानी से ये अनसॉल्वेट क्यों रह रहा है उसका रीजन समझा दिया। क्योंकि इसका केटायन साइड, पॉजिटिव साइड क्राउडेड है, इसलिए वो अनसॉल्वेटेड रह रहा है। अगर ये अनसॉल्वेटेड रह रहा है तो इसका आयनिक मोबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा।
अगर आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगा तो क्या होगा, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सिमिलरली एफ NaI में आप समझ सकते हो, NaI में क्या होगा, NaI में, और आपको पता है कि F माइनस का मूव करने का टेंडेंसी ज्यादा है एज कम्पेयर टू I माइनस। I माइनस तो बड़ा साइज का है, तो हम ओवरऑल ऑर्डर लिख रहे हैं। इस केस में जो न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर होगा सबसे अच्छा F माइनस, फिर Cl माइनस, फिर Br माइनस, और फिर I माइनस। यही चीज आपको ध्यान रखना है। तो सॉल्वेंट चेंज करने से न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर चेंज होता है, और कैसे होता है उसका लॉजिक मैं आपको समझाया। थोड़ा सा चर्चा लिविंग ग्रुप, नेक्स्ट शेडिंग लिविंग ग्रुप दो, लिविंग ग्रुप पर करते हैं। लिविंग ग्रुप, तो इसका क्या फंडाज है, इसमें लिख लो। द ग्रुप विच डिपार्ट्स ड्यूरिंग द reactions by taking its bond pair of electron। रिएक्शंस के दौरान क्या करेगा, ये जो Cl माइनस है एक लिविंग ग्रुप है, तो ये लिविंग ग्रुप कैसे जाएगा, अपना लोन पेयर, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर साथ जाता है। मतलब ये क्या होगा, ये इस तरह जाएगा, ये जो क्लोरीन है अपना, ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है इसको अपने साथ लेकर बाहर जाता है, इसलिए ये क्या है, एक लिविंग ग्रुप है। A group which departs during the reactions by taking its bond pair of electron। ये जो bond pair electrons है ये क्या है, bond pair electrons, bond pair electron को अपने साथ ये लेकर जाता है, इसलिए इसको क्या बोला, लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप का ऑर्डर पूछते हैं, तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर चेक करने के लिए एक ही फंडा याद रखना है, क्या, जितना ज्यादा स्टेबल एनायन होगा, स्टेबल एनायन मतलब क्या, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ, अच्छा लिखो, ऐसे लिखो, वीकर बेस, स्टेबल एनायन, गुड लिविंग ग्रुप। जितना ज्यादा स्टेबल एनायन होगा उसका लिविंग एबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। अगर हम आपसे पूछे, देखो क्वेश्चन, इन दोनों में लिविंग एबिलिटी किसका ज्यादा होगा, तो कौन स्टेबल एनायन है, ये स्टेबल एनायन है, ये राइट वाला। क्यों राइट वाला, 3 फ्लोरीन का माइनस आयल इस एनायन का स्टेबिलिटी को और बढ़ा देगा, तो लिविंग एबिलिटी का ऑर्डर, मतलब ये अच्छा लिविंग ग्रुप, ये रिलेटिवली खराब लिविंग ग्रुप।
जैसे ये RO माइनस, HO माइनस और PHO माइनस, लिविंग एबिलिटी का ऑर्डर, कौन अच्छा लिविंग ग्रुप, कौन स्टेबल एनायन, PHO माइनस स्टेबल एनायन। अगर स्टेबल एनायन तो अच्छा लिविंग ग्रुप। अगर एनायन का स्टेबिलिटी आता है आपको चेक करने के लिए, लिविंग एबिलिटी भी चेक करने आता है, वो सीख गए। इसी तरह से एक और देखो, एक कुछ लिविंग ग्रुप का नाम बता रहे हैं, जैसे एक टोसाइलेट आयन होता है, टोसाइलेट आयन, टोसाइलेट आयन, ये भी एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। टोसाइलेट आयन किसको बोलते हैं, तो ये है आपका टोसाइलेट आयन, ऐसे। टोसाइलेट आयन, यहाँ पर CH3 लगा देना, हाँ CH3 टोसाइलेट आयन, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, टोसाइलेट आयन, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये इतना से यहाँ तक को हम क्या बोले, TS टोसाइलेट, और ये O है तो O माइनस, टोसाइलेट आयन। इसी तरह I माइनस बताओ, I माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, I माइनस स्टेबल एनायन है ना, तो अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्या I माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? हाँ, इन जनरल मोस्ट ऑफ द केसेस पोलर प्रोटिक वाला ही मिलेगा। तो पोलर प्रोटिक में I माइनस इज ए गुड लिविंग ग्रुप, तो ये ध्यान रखना, I माइनस ये क्या है, इट इज ए गुड लिविंग ग्रुप अच्छा है, और साथ ही साथ क्या है, बेटर न्यूक्लियोफाइल, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बहुत अच्छा है। देखो यहां पर लिखो, फिर उसके सम पुअर लिविंग ग्रुप कैन बी मेड गुड लिविंग ग्रुप। कुछ पुअर लिविंग ग्रुप, ये इसको हम अच्छा लिविंग ग्रुप बना सकते हैं। जैसे देखो, ये अल्कोहल का जो ये OH माइनस है, ये पुअर लिविंग ग्रुप है, तो इसको हम अगर H+ से रिएक्शंस करवा दिए तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्या बनाएगा, देखो दिस वन इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो पुअर लिविंग ग्रुप इज मेड गुड लिविंग ग्रुप। अब ये आसानी से बाहर निकलना चाहेगा, और ये जब बाहर निकलेगा, आपको पता है लिविंग ग्रुप हमेशा क्या करता है, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपना बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर भागता है। अगर लेकर जाएगा तो बाहर क्या निकलेगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा ना, वाटर निकलेगा, और वाटर इज स्टेबल, तो ये अगर बाहर निकलेगा तो ऐसा ही निकलेगा ना, वाटर के फॉर्म में बाहर निकलेगा। ये निकलना नहीं चाह रहा था, बट इसको हम अच्छा लिविंग ग्रुप बना दिए H+ से रिएक्शन करवाकर, और वो वाटर तुरंत निकल गया, क्योंकि ये कैसे लीव करेगा, ऐसा ही लीव करेगा ना, ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा, और ये केटायन बन जाएगा। दूसरा है, जैसे हम चाहें तो ये अल्कोहल का रिएक्शंस, ये पुअर लिविंग ग्रुप है, इसका लिविंग एबिलिटी बहुत कम है, इसको हम टोसाइलेट क्लोराइड से रिएक्शंस करवा दे। ये टोसाइलेट क्लोराइड क्या होता है, यही है आपका टोसाइलेट क्लोराइड।
यही है ना ये आपका टोसाइलेट क्लोराइड। ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन्स और ये Cl बाहर निकल जाएगा Cl के फॉर्म में, और ये क्या करेगा, ऐसा ये अटैच हो जाएगा। देखो और अभी थोड़ा देर पहले ही बता रहे थे ये बहुत अच्छा एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है। दिस वन इज गुड लिविंग ग्रुप। तो ए पुअर लिविंग ग्रुप कैन बी मेड टू गुड लिविंग ग्रुप बाय रिएक्टिंग टोसाइल विथ टोसाइलियम क्लोराइड, और ये बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल कर क्या होगा, ये R+ और ये तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप हमेशा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर भागता है। तीसरा, ये देखो RnH2 है। NH2 इज ऑल्सो ए वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, ये निकलना नहीं चाहता है। बट अगर हम इसका रिएक्शंस HNO3 और प्लस NaNO2 से करा दे तो ये क्या करेगा, ये इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, Rn ट्रिपल बॉन्ड N में कन्वर्ट कर देगा। और आपको पता होना चाहिए ये जो N2 है, इट इज ए एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये तुरंत क्या करेगा, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, बाहर निकलेगा R+ प्लस N2। तो पुअर लिविंग ग्रुप कैन बी मेड टू गुड लिविंग ग्रुप। और उसका रिएक्शंस भी आप देखो, ये बहुत सारा रिएक्शंस उसका है एमीन चैप्टर्स में। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आप बहुत सारा स्पीसीज बना सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो, बेंजीन बना सकते हो, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बहुत सारा स्पीसीज हम बना सकते हैं अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एमीन का रिएक्शंस हम HNO3 और NaNO2 से करते हैं, तभी जाकर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। ये इसको बोलते हैं अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। आ रहा है ना, तो इसको अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड, जो RN2 दिख रहा है दैट वन, उसको क्या बोलते हैं, अल्काइल डाइजोनियम। चलो, तो ये भी हो गया, लिविंग ग्रुप की बात हो गई। थोड़ा सा चर्चा इलेक्ट्रोफाइल पर कर लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल कौन कौन सा फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये सब सॉल्वेंट क्या होता है, ये सब देख लिए। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा चर्चा इलेक्ट्रोफाइल पर भी कर लेते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, विच लव्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिवली चार्ज। ये खुद क्या होते हैं, खुद पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इसलिए नेगेटिवली चार्ज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो ये देमसेल्व्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इसलिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना चाहते हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ये क्या होंगे, ये मोस्ट ऑफ द टाइम
केटायनिक स्पीसीज होंगे, और या सम केसेस में न्यूट्रल स्पीसीज भी हो सकते हैं ये। न्यूट्रल स्पीसीज भी हो सकते हैं। चलो लिख लिए। जैसे कुछ एग्जांपल देख सकते हो, H+, इसके इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, किससे, जो देगा। इसी तरह और देखो, जैसे और एग्जांपल R C++, इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे आसानी से। और भी एग्जांपल देखो, जैसे X+, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल होता तो 7 होता, बट प्लस होने के कारण 6 इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे आसानी से 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए। इसी तरह R+ भी, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रल कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन। प्लस मीन्स ये R मीन्स ऐसा समझो, ऐसे लिख दो सबसे अच्छा है। CH3+ कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे AlCl3, ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। एल्युमिनियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स टोटल, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 16 इलेक्ट्रॉन्स। और बताओ 16, 18, 20, ये लग रहा है कि IPL का बोली लग रहा है क्या। एल्युमिनियम कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, 13th ग्रुप का। 13th ग्रुप के वैलेंस शेल्स में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, 3 होता है। अगर 3 होता है तो, और कितना बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब 1-2 महीना के बाद सिलेबस आपका खत्म होगा। चलो, तो ये सब सम ऑफ द एग्जांपल, ये ध्यान रखिएगा। Na+ हो गया, Mg2+ हो गया, ये सब कभी भी अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स नेवर बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल्स। डैश डैश कर दिए, या पॉइंट लिखना है, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स नेवर बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल्स। एग्जाम्पल में दे सकते हो Na+, Mg2+। क्यों, Na+ के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल्स में से कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, 1 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसके पहले क्या हो जाएगा, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। ये भी मैग्नीशियम के वैलेंस शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये लूज कर देगा तो इसके वैलेंस शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्यों ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, नहीं, ये सब कभी भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करते हैं। तो ये भी बात ध्यान रखना है। चलो, उसके बाद ये सब पढ़ लेने के बाद आगे लिखें टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। सबसे पहला लिखें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में लिख लें द रिएक्शंस in which the reactions in which atoms or molecules are replaced with other atoms or group with other atoms or molecules. The reactions in which atoms/molecules are replaced with other atoms or molecules जैसे देखें यहां पर क्या देख रहे हो, ये OH माइनस इस Cl माइनस को बाहर निकाल दिया। ये OH माइनस ये मॉलिक्यूल्स रिप्लेस्ड Cl माइनस, एक आया दूसरा गया, तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट हो गया, ये OH माइनस इससे अटैच हो गया, Cl माइनस को बाहर निकाल दिया। तो Cl माइनस क्या है? लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप उसी को क्या बोलते हैं? ये क्या है? लिविंग ग्रुप है। इस रिएक्शंस को, ये जो रिएक्शन लिखा गया ना, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, बट इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का एंगेजमेंट देख रहे हो ना इसमें, न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस को बाहर निकाल दिया, तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलेंगे? यहां पर लिख सकते हो, ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसको हम बोलेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है, बट दिस वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल यहां पर दिया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का भी एग्जांपल्स होता है, जैसे जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है, जैसे बेंजीन हो गया, तो बेंजीन जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करते हैं। बेंजीन शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जैसे वहां पर एक रिएक्शन करा कर दिखा देता हूं, ये बेंजीन है। बेंजीन का रिएक्शंस, अगर हम CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड AlCl3 कराते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट बनता है, ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता है। इसी को हम आगे जाकर क्या नाम दे देंगे? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशंस। तो ये क्या है? एक तरह से दिस वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या इसको बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओवरऑल आप क्या देख रहे हो? ओवरऑल आप यही देख रहे हो ना, यहां पर मिथाइल ग्रुप आ गया और हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। ओवरऑल सब्स्टिट्यूट ही हो रहा है ना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यहां पर जो अटैकिंग स्पीसीज है इलेक्ट्रोफाइल्स है, यहां पर अटैकिंग स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल है। समझ में आ रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन शो करेंगे? तो ये अभी से ध्यान रखना है, जैसे अल्काइल हैलाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, जनरली वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन शो करेंगे? तो जो आपका बेंजीन हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, ये जनरली शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो यहां पर यही चीज लिख देता हूं मैं। आगे आप डिटेल्स में पढ़ोगे, बट अभी आप ये सब छोटा छोटा ज्ञान रखना पड़ेगा। क्या बोला मैं? ये दो तरह का होता है, एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये कौन सो करते हैं? अल्काइल हैलाइड, हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, ये सब क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली शो करते हैं। ऐसा नहीं है, अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है, एलिमिनेशन रिएक्शंस भी शो करता है। ऐसा नहीं है कि अल्काइल हैलाइड मींस हमेशा के लिए फिक्स हो गया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही शो करेगा। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मेनली आपको एरोमेटिक कंपाउंड शो करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स मींस आपका मेनली बेंजीन, फिर आते हैं दूसरा एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन, the reactions in which atoms or molecules are added without eliminations. Without eliminations मेनली देखो, जैसे अल्कीन, अल्कीन का रिएक्शंस अगर हम HBr से कराएं तो क्या होगा? यहाँ पर एटम्स क्या हो रहा है? ओनली ऐड हो रहा है विदाउट एनी एलिमिनेशन। ये बॉन्ड टूटा, एक जगह हाइड्रोजन चला गया, एक जगह ब्रोमीन चला गया, तो यहाँ पर एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर ओनली एडेड। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडिशन रिएक्शंस बोलेंगे। और इस ये जो रिएक्शन देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो मेनली अल्कीन, अल्काइल, अनसैचुरेटेड कंपाउंड शो कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड मेनली एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। और एक होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो कि मेनली कार्बोनिल कंपाउंड शो करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड मेनली शोज एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो ये इस रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। यहां पर यही ध्यान रखिएगा आप अभी से। क्या चीज? ये दो तरह का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो कि मेनली अनसैचुरेटेड कंपाउंड शो करते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलने का मतलब है अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन अल्काइन का जनरल रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो कि मेनली कौन शो करते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मीन्स एल्डिहाइड और कीटोन्स। तीसरा होता है दैट वन इज
एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शंस, तो इसमें क्या होगा, एलिमिनेट होगा, बिना कोई एडिशंस का एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ पर लिखना है द रिएक्शंस इन विच एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर एलिमिनेटेड विदाउट एडिशंस। यहाँ पर एलिमिनेटेड और यहाँ पर विदाउट एडिशंस, यही डेफिनेशंस लिखना है। द रिएक्शंस इन विच एटम्स या मॉलिक्यूल्स आर एलिमिनेटेड विदाउट एडिशंस। Eliminated without additions। कैसे देखो, एग्जांपल देखो। तो क्या देख रहे हो, यहां से ये दोनों एलिमिनेट हो गए हैं, एलिमिनेट हो गया और डबल बॉन्ड बन गया। यहां से हाइड्रोजन ब्रोमीन निकला इसलिए डबल बॉन्ड बन गया। इसमें ध्यान रखना है, जो भी आपका अल्काइल हैलाइड होगा, अल्कोहल होगा, जनरली एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं। Alkyl halide and alcohol generally shows elimination reactions। अब उसके बाद हेडिंग ओनली दे दें, रिएक्शंस ऑफ alkyl halide, alcohol and ether। Reactions of alkyl halide, alcohol and ether। अब यहां से शुरू हो गया। अब ये तीन चैप्टर एक साथ चलेगा, तीन टॉपिक। अल्काइल हैलाइड में पहला चैप्टर्स, अल्कोहल मतलब दूसरा चैप्टर्स, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर ये दूसरा चैप्टर एक ही साथ चलेगा। इसका हम पहले SN1 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लेंगे, फिर बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन में चले जाएंगे, दैट वन इज E1 एंड E2। उसको खत्म करने के बाद फिर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पूरा रिएक्शन पढ़ लेंगे। एक मीन्स विद इन 2 और 3 क्लास ये सब पूरा खत्म हो जाएगा और फिर अल्केन में मूव कर जाओगे। मीन्स आप काफी दूर चले आए हो। नेक्स्ट या इसके अगले क्लास से हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी हम शुरू करें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो फिर आपको पढ़ना डिफिकल्ट हो जाएगा। हम तो एक दिन में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत पढ़ा देंगे, बट हम सोच रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना शुरू करोगे तो आपका मतलब आपको भी आसानी होगा पढ़ने में। क्योंकि हम नोट्स दे देंगे तो जो बताने का रेट होगा फास्टर होगा, क्योंकि वहां पर लिखना नहीं पड़ेगा आपको, तो बताने का रेट फास्टर होगा। तो हम थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे तभी तो आप उसको एब्जॉर्ब कर पाओगे। तो अगले क्लास से या इसके अगले क्लास से हम इनऑर्गेनिक भी शुरू करेंगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सा चैप्टर से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।